नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सेक्शन 231 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 232, 233, 234 एंड 235 को समझेंगे। आइए चलते हैं अपने सेक्शन 232 पे। एक्विटल। इफ़ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। अब देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जितने भी अपने एविडेंसेस सेक्शन 231 में पुटअप किए थे, डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उन सभी को देखने के बाद, एक्यूज्ड पर्सन को एग्जामिन करने के बाद, एक्यूज्ड पर्सन को सुनने के बाद, जज को अब ये लग रहा है कि उस पर्सन ने जो है, बल्कि लग नहीं रहा है, जज अब कन्फर्म है कि उस पर्सन ने जो है ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो जज जो है उस पर्सन को एक्विट कर देगा। देखिए यहाँ पे वर्ड एक्विटल इस्तेमाल किया गया एंड 227 में हम लोगों ने डिस्चार्ज समझा था। आइए इसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि इसके डिफरेंस को मैं अपने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, एक्विटल जो है वो ट्रायल शुरू होने के बाद का प्रोसेस है। डिस्चार्ज जो है वो ट्रायल होने से शुरू, यानी ट्रायल होने कमेंस होने से पहले का प्रोसेस है। सेक्शन 227 में जो है कोर्ट केस के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता, सिर्फ ये देखता है कि क्या सफिशिएंट एविडेंसेस इतने हैं उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कि ट्रायल को आगे फर्दर कमेंस किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ये नहीं देखता कि उस पर्सन ने वाकई में उस ऑफेंस को कमिट किया है या नहीं। इसलिए वहाँ पे कोर्ट जो है, अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देता है। यानी कि अगर इन फ्यूचर और एविडेंसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो ट्रायल जो है दोबारा से कमेंस किया जा सकता है। यहाँ पे अब कोर्ट एक्विटल कर रहा है उस पर्सन को। सारे एविडेंसेस आ चुके हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, एक्यूज पर्सन को सुन लिया गया है और कोर्ट को ये लग रहा है कि उस पर्सन ने उस ऑफेंस को नहीं किया है, तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया है, उसको बरी कर दिया है, दोष मुक्त हो चुका है वो पर्सन। अब उसके ऊपर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 300 सबसेक्शन 1 CRPC के अंदर अब वो प्रोटेक्टेड है। दोबारा से सेम फैक्ट पे जो है वो केस इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता और ना ही ट्रायल चला जा सकता है। तो 232 और 227 में जो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी अलग से वीडियो में और डीप एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। अब 232 कंप्लीट हो गया। 233 देखिए, 232 में जहाँ पे उस पर्सन को मान लीजिए एक्विट नहीं किया, तो अब कोर्ट उस पर्सन को बोलेगी कि आप कोर्ट में आइए और अब आप आकर के अपने एविडेंसेस रखिए, अपने केस में, अपने केस को प्रूव करने के लिए अब आप एविडेंसेस रखिए। आइए बेयर पे चलते हैं। सबसेक्शन 1, वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयर ऑफ। अपने केस को सपोर्ट करने के लिए जो भी वो एविडेंस रखना चाहता है वो कोर्ट के सामने रखेगा। सबसेक्शन 2, इफ द एक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अब एक एक्यूज्ड पर्सन कोई अगर रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखता है तो कोर्ट जो है उस रिटन स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड में एक्सेप्ट कर लेगा। सबसेक्शन 3, इफ द एक्यूज्ड अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, द जज शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस ही कंसिडर्स फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड that such application should be refused on the ground that it is made for vexation or delay or for defeating the ends of justice। अब देखिए, सबसेक्शन 3 में जो बात बोला गया है वो वही बात है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है रिगार्डिंग एनी विटनेस, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट्स कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और कोर्ट उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। वही सेम राइट जो यहाँ पे डिफेंस को दिया जा रहा है कि अब एक जो डिफेंस लॉयर है, डिफेंस एडवोकेट है, वो जो कोर्ट के सामने अगर कोई एप्लीकेशन रखता है रिगार्डिंग एनी विटनेस, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उन विटनेसेस को, उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि अगर एक कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल को डिले करने के लिए, कि ट्रायल जो है वो लंबा चले या फिर जस्टिस प्रॉपर डिलीवर ना हो सके, अगर गिल्टी माइंड के साथ, गिल्टी इंटेंशन के साथ ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 234 पे। देखिए, अब डिफेंस ने भी अपने सारे एविडेंस रख दिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी अपने सेक्शन 231 में हमको ने पढ़ा सारे एविडेंस रख दिए, और अब हम चलते हैं फाइनल स्टेज आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, सेक्शन 234 पे। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा और वो अपने केस को क्लोज करेगा, सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखेगा, उन फैक्ट से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस थे जो उसने रखे वो सब कोर्ट के सामने रखेगा और अपने केस को जो है क्लोज करेगा, और उसका रिप्लाई जो है वो डिफेंस देगा। 234 आर्ग्यूमेंट। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। अब चलते हैं इसके प्रोविजो पे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर द प्रोसिक्यूशन मे विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ लॉ की बात की गई है तो इसको भी हम लोग एक दो लाइन में समझ लेते हैं। एक केस में जब एक केस कोर्ट के सामने आता है हमेशा उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ, एक होता है पॉइंट ऑफ फैक्ट। पॉइंट ऑफ लॉ को क्वेश्चन ऑफ लॉ भी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ फैक्ट को क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी बोला जाता है। इन्हीं दोनों पे जो है वो एविडेंसेस रखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, पॉइंट ऑफ फैक्ट की, तो ये फैक्ट से अराइज होते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी फैक्ट्स को जो है डिस्कस करते हैं। कोई ऑफेंस कैसे कमिट हुआ, किस तरीके से कमिट हुआ। अब ये जो सर्कमस्टेंसेस जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको जो है वो पॉइंट ऑफ फैक्ट कहा जाता है। जो पॉइंट ऑफ लॉ है वो किसी न किसी लॉ से डिराइव होता है, हम लोग किसी न किसी लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं। यानी कि सपोज करिए एक पुलिस वाले ने अगर सर्च एंड सीजर किया, सर्च एंड सीजर किन सर्कमस्टेंसेस में किया, ये देखिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का बात है, हम उस फैक्ट को, उस सर्कमस्टेंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो सर्च एंड सीजर है उसने जिस प्रोविज़न के अंदर किया, जिस सेक्शन के अंदर किया, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं था। अब यहाँ पे जो हम लोग लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, जो लॉ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ एक डिफेंस वाला रख रहा है सामने, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो उन क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। अब चलते हैं 235 पे। अब जजमेंट का दिन आ गया। सब सेक्शन 1 जो है 235 का वो जजमेंट की बात करता है, एंड सब सेक्शन 2 जो है वो सेंटेंसिंग की बात करता है। देखिए, जजमेंट जिस दिन एक कोर्ट प्रोनाउंस करता है, सेंटेंसिंग उसी दिन नहीं किया जाता। सेंटेंस जो सुनाया जाता है, जो सज़ा सुनाया जाता है, देखिए जजमेंट प्रोनाउंस करना कि या तो वो पर्सन कन्विक्टेड है या एक्विटेड है, लेकिन अगर वो कन्विक्टेड है तो कितनी सज़ा होनी चाहिए, इसको सेंटेंसिंग कहते हैं। ये जो सेंटेंसिंग है ये कुछ दिन बाद दिया जाता है। आइए पहले चलते हैं सबसेक्शन 1 पे। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद और पॉइंट ऑफ लॉ अगर कोई डिफेंस ने रेज किया है तो द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस। अब जज जजमेंट देगा। सबसेक्शन 2 कहता है, आइए बैरेक्ट से पहले देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 360 hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to law। अगर जज उसको मान लीजिए उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया और जज अब सेक्शन 360 के अंदर नहीं जा रहा, 360 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा, तो जो जज है वो उस पर्सन को अब सज़ा सुनाने से पहले उस एक्यूज पर्सन को सुनेगा। देखिए, जब सेंटेंस दिया जाता है तो बहुत से फैक्टर्स को दिमाग में रखा जाता है।
बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रख करके सेंटेंस सुनाया जाता है। तो वो एक्यूज्ड पर्सन को मौका देगा कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन करे। अब वो एक्यूज्ड पर्सन मान लीजिए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऐसा सर्कमस्टेंस था कि जिसमें उसको क्राइम कमिट करना पड़ा। अभी जितनी भी बातें हैं जो एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट के सामने रखेगा, उनको कंसीडर करने के बाद जो है कोर्ट जो है वो सेंटेंस सुनाएगा। तो सेक्शन 235 जो है वो इसी की बात करता है। अब इसमें सेक्शन 360 के बारे में मेंशन्ड है। मैं सेक्शन 360 को अभी समझाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 360 जो है वो सेंटेंसिंग से रिलेटेड है और काफ़ी डीप सेक्शन है। उसको अगर मैं अभी टेकअप करूँगा तो हम अपने कंटेंट से जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो 360 को जो है वो मैं बाद में कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम लोगों ने सेक्शन 232 से 235 देखा। आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो वो समझ में ज़रूर आया होगा। एंड अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन 236 एंड सेक्शन 237 को कवर करेंगे। धन्यवाद।